दो चर, सबसे पहले यही लिखा है दो चर। तो दो चर क्या होते हैं? एक यक्स दूसरा वाई, या फिर ए बी या पी क्यू आर एफ, इस प्रकार से जोड़ा रहेगा। किसका जोड़ा रहेगा? हाँ आर एफ, ये आर एफ, ये जोड़ा है ना आर एस। तो दो चर हो गए। हाँ, यक्स वाई रहेंगे, या तो ए बी रहेंगे, या तो पी क्यू रहेंगे, या आर एफ या एम एन। इस प्रकार से दो चर होने चाहिए। और कह रहा दो चर वाले रैखिक, रैखिक मीन्स क्या होता है? बिना घात का, बिना घात, यानी जिसका घातांक कह सकते हैं एक हो, जिसका घातांक कितना हो? एक हो, और एक घातांक उसमें लिखा नहीं रहता है। जब नहीं लिखा रहता तो बिना घात का कह देते हैं, वही क्या कहलाता है? हमारा रैखिक कहलाता है। दो चर होने चाहिए तो दो चर लिख दिए, बिना घात वाला है तो उसकी घातांक भी नहीं होनी चाहिए। और कह रहा युग्म, युग्म में क्या होता है? जोड़ा। युग्म में जोड़ा होता तो दो समीकरण होंगे, तो पहले एक समीकरण लिख दें, a1 यक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0। a1 यक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा a2 यक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 बराबर 0, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। दो समीकरण बन गए, दोनों क्या है? रैखिक हैं। और दोनों कितने चरों में है? तो दो चरों में है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ए बी, ये लिखा है ए बी, और यहाँ लिखा है यक्स वाई, ये भी चर है, ये भी चर है, लेकिन इसमें यक्स और वाई चर माने जाएंगे। जो समीकरण दिया है इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें ए बी भी चर है, क्योंकि जो सवाल बनेगा उस सवाल में ए और बी की जगह में प्लस सी की जगह में संख्या दी रहेगी। तो इसमें ए बी सी क्या है? इसमें ए बी सी ये अचर हैं, अचर हैं, और यक्स वाई ये दोनों चर हैं। तो दो चर की बात की जा रही, तो दो चर आ गए यक्स और वाई। तो दो चर में रैखिक समीकरण, साथ में युग्म, तो ये बना दिया जोड़ा। तो इस प्रकार के दो समीकरण रहेंगे। इन दोनों समीकरणों को हल करने से संबंधित सवाल रहेंगे। अब इसमें आपके लिए तीन सूत्र हम बताए थे पिछले दिन, तीन सूत्र, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 वाले तीन सूत्र थे। तो इसमें हम तीनों सूत्र पहले लिखे दे रहे हैं। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। फिर इसका प्रयोग भी अभी लिख देंगे इसके आगे। अगला सूत्र a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये भी बराबर c1 बटे c2। ये पहला सूत्र, ये दूसरा सूत्र। अब ये तीसरा सूत्र यहाँ लिख दें, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ये तीन सूत्र हो गए। ये तीन सूत्र किस लिए लिखे जा रहे हैं? तो देखिए, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, ये दोनों समीकरण रेखाएं बनाते हैं। दो समीकरण तो कितनी रेखाएं बनाएंगे? दो रेखाएं बनाएंगे, एक पहली रेखा और एक दूसरी रेखा। तो इन तीनों सूत्रों से हम पता करेंगे कि दिए गए समीकरण की जो रेखा बन रही है वह रेखाएं किस प्रकार की हैं। तो रेखाएं किस प्रकार की हैं, तो हम आपको बता दें, रेखाएं तीन प्रकार की होती हैं। क्योंकि तीन सूत्र लिखे हैं तो रेखाएं कितने प्रकार की बनेंगी? तीन प्रकार की रेखाएं बनेंगी। तो पहले नंबर में लिखा है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो जब बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। इसमें आप देख रहे हैं कि ये दोनों इसको काट रहा है, ये बराबर का चिन्ह लगा तो इसको काट रहा है। तो इससे स्पष्ट कीजिए कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं, तो ये कहलाती है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं। पहले नंबर का सूत्र किस प्रकार की रेखा बनाएगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरे नंबर में बराबर बराबर बराबर, हर जगह क्या है? बराबर बराबर बराबर, यानी दो रेखाएं रहेंगी, दोनों इक्वल टू इक्वल रहेंगी, एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, तभी तो रहेंगी बिल्कुल बराबर और बराबर। तो ये एक रेखा और इसी के ऊपर हमारी ये दूसरी रेखा, यानी दोनों रेखा एक दूसरे के क्या है? ऊपर हैं। तो ये क्या है? समपाती रेखा, समपाती। दो रेखाएं क्लियर हुई, हर जगह बराबर लगा है तो रेखाएं क्या हो गई? समपाती, यानी कि रेखा एक है, एक रेखा उसी के ऊपर है और दिख सिर्फ एक ही रही है, दूसरी ढकी हुई है। तीसरे में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है
C1 बटे C2 के। तो ये रेखाएं क्या रहेंगी? समांतर। ये रेखाएं रहेंगी समांतर। ये बराबर का चिन्ह बना है, किसका चिन्ह है? ये समांतर का। तो ये किसका चिन्ह है? ये दोनों रेखाएं कैसी रहेंगी? समांतर रहेंगी। ये दोनों रेखाएं समांतर रहेंगी। हो गई समांतर रेखाएं। तो इसके आगे लिख दीजिए रेखाएं कैसी हैं? समांतर। समांतर रेखाएं क्लियर हुई। अब रेखा के बाद देखिए कि ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? एक बिंदु पर। तो दो रेखाएं हैं तो दोनों समीकरणों की दोनों रेखाएं होंगी और दोनों एक दूसरे को सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो दोनों समीकरणों का सिर्फ एक ही हल होगा। जितनी जगह काटेंगी रेखाएं उतने हल होते हैं। तो आगे लिखेंगे कितने हल होंगे दिए गए समीकरण के? दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। कितना हल होगा? अद्वितीय हल। यहाँ पे हल पता कर रहे हैं हम कि जो दिए गए हमारे समीकरण दोनों हैं उन समीकरणों के हम कितने हल ज्ञात कर सकते हैं। तो रेखा देख के आप बता देंगे या सूत्र से पता कर लेंगे कि अगर ये दोनों का मान बराबर नहीं है तो रेखा तो प्रतिच्छेदी है। साथ में हम दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो सिर्फ एक ही हल होगा। एक ठो मान x का आएगा और एक ठो y का आएगा। तो इसको एक हल को लिखना है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मीन्स एक के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है, तो वो कहलाता है आपका अद्वितीय हल। फिर इसके बाद ये वाले में आ जाइए, संपाती वाले में। तो संपाती वाले में एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है। ये देखो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, यहाँ भी बिंदु, 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 हर जगह बिंदु बिंदु बने हुए हैं। कहाँ से आता है? तो सुबह कक्षा 9 वाला को हम सुबह पढ़ाते हैं 7 से 8। 7 से 8 भेज दीजिए। सब 9 वाले बच्चे फिर रहे हैं, अभी पढ़ के गए हैं। तो 7 से 8 भेजिएगा सुबह सुबह। 300 रुपये फीस रहेगी एक महीने की। हाँ 300। गणित विज्ञान लोग से पढ़ा देंगे। ठीक, तो 7 बजे कुल मिला के यहाँ भेज दीजिए, यहाँ 7 बजे आ जाए। चलिए देखिए संपाती रेखा है। तो संपाती रेखा में क्या बता दिए? संपाती रेखा में बता दिए, हाँ, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर उसी प्रकार से रखी है तो इसके पूरे बिंदु, 1 2 3 4 5 है, ये सब बिंदु दूसरी रेखा के सब बिंदुओं को टच करने की नहीं टच कर रहे हैं। जब सब बिंदुओं को टच कर रहे हैं तो इसके आगे क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। ले कितना बढ़िया रहा। अपरिमित रूप इसलिए लिख दिए, बहुत सारे हैं। अपरिमित मतलब कोई उनकी सीमा नहीं है, तो अपरिमित रूप से हो जाएंगे अनेक हल। फिर आइए समांतर में। तो समांतर रेखा एक दूसरे को कहीं काट ही नहीं रही है। ऊपर वही रेखा चली जा रही है, नीचे वही रेखा भी चली जा रही है और दोनों समांतर में जा रहे हैं, तो कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अगर नहीं काटेंगे तो हल ही नहीं होगा। इसके आगे क्या लिख देंगे? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो पहले तो आप रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए सूत्र से। तो ये रेखाएं किस प्रकार की हैं तो आप बताएंगे ये प्रतिच्छेदी हैं, ये संपाती हैं और ये क्या हैं? समांतर हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि दी गई रेखाओं के कितने हल हैं। तो इसके अद्वितीय हल है, इसका अनेक हल है और इसका कोई हल नहीं है। फिर इसके बाद आता है प्रकृति। रेखाओं की प्रकृति क्या होती है? तो रेखाओं की प्रकृति ही तो ये होगा ही, प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर। अब इनके हल क्या हैं? संगत है कि असंगत है कि आश्रित है? तो हम यहाँ इसके साथ पते जो अद्वितीय लिखा हुआ है तो अद्वितीय के साथ लिख दें संगत। क्या लिख दें? संगत। दोनों रेखाएं कैसी हैं? संगत हैं। तो ये रेखाओं के बारे में पूछा जा रहा है कि रेखाएं किस प्रकार की हैं, तो आप बताएंगे दोनों रेखाएं संगत हैं। अगर अनेक अद्वितीय हल है तो संगत है, अपरिमित रूप से अनेक हल है तो भी क्या है? संगत है। तो ये भी दूसरे नंबर वाले के साथ भी क्या लिख दें? संगत है। और साथ में आश्रित भी है। आश्रित से क्या स्पष्ट होता है कि एक के ऊपर एक रखी हुई है, तो क्या है? आश्रित है। संगत भी है और आश्रित है। फिर एरो कोई हल नहीं है, असंगत है। तो ये किस प्रकार की रेखा बना रहा है? असंगत, संगत। प्रश्न बनेगा ना इनमें से 3 टाइप के प्रश्न बनेंगे कि रेखाएं किस प्रकार की हैं,
तो सूत्र में मान रख के आप पता करेंगे कि रेखाएं किस प्रकार की हैं। फिर उसमें पूछेगा कि दिए गए समीकरणों के कितने हल हैं, तो कितने हल के लिए भी आप इसी का प्रयोग करेंगे। अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या फिर कोई हल नहीं है। फिर रेखाओं का प्रकार क्या है, संगत है, असंगत है, या फिर आश्रित है, तो फिर इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके, तो पूरे अभ्यास में इन्हीं सूत्रों का प्रयोग होने वाला है। तो इसको आप याद रखिएगा किस प्रकार से सूत्र लगे हुए हैं। अब बोलिए कोई सवाल जिसको हम यहाँ करें। अभ्यास 1 का बोलिएगा इस किताब से, चलो इसी किताब से लिए ले रहे हैं। हाँ ये भी सही है, यही किताब बढ़िया है राज्य सरकार की। बनेगा बनेगा पेपर इसी में से बनेगा। बोर्ड एग्जाम इसी से आता है, एनसीईआरटी से ही आता है। हम पेपर इसमें क्यों बनाएंगे, हम तो वो किताब पढ़ाए हैं ना। जब वो किताब पढ़ा तो उसमें पेपर बनाएंगे। इसके प्रश्न रहेंगे प्लस उसके भी प्रश्न रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग इसी को रट के चले हैं बस, फालतू ना पढ़ा दिए फिर उतना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ये भारतीय प्रश्न लिखा है, रैखिक समीकरण बनाना है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर समीकरण युग्म है बनाना है तो पहले मान लीजिए, क्या मान लें, माना लड़के तथा लड़कियों की संख्या बराबर, तो दोनों की माने ले रहे हैं। माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी, x, तथा लड़कियों की संख्या, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। वैसे अगर ये दो चर में ना कहता तो हम इसको एक ही चर में बना लेते, एक ही चर में आ जाता। ये तो दो चर में है, तो अगर ये दो चर में है तो x और y मानेंगे, x भी मानेंगे और y भी मानेंगे, तो दोनों मान लिए। अब इसके बाद इसने रिलेशन क्या दिया, इन दोनों में लड़के और लड़कियों को रिलेशन दिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, जब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं तो ये 10 के ही तो विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या जोड़ दी जाए तो कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। समीकरण बन गया, ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। कहाँ से आया, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। तो जब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं जिसमें से लड़के और लड़कियों की संख्या हम मान लिए और दोनों को जोड़ दिए तो किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर हो गया। अब उसके बाद लड़के तथा लड़कियों के बीच में कुछ रिलेशन दिया है, 4 अधिक या 4 कम, तो उसको पढ़ते हैं एक बार। क्या दिया है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए हम यहाँ लिख दें लड़कों की संख्या, इधर लिख दें लड़कियों की संख्या। फिर क्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या पे 4 अधिक है, तो कौन सी अधिक है, y अधिक है। अगर y अधिक है तो x में 4 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। कम वाले में जोड़ा जाता है ताकि दोनों संख्याएं क्या हो जाएं, आपस में बराबर हो जाएं। तो ये x माइनस वाई बराबर -4 हो जाए, बन गया दूसरा समीकरण। सिर्फ समीकरण बनाइए, हल नहीं करना। उसमें लिखा है रैखिक समीकरण बनाइए, तो 2 रैखिक समीकरण बन गए और यही इसका आंसर हो जाएगा, दोनों रैखिक समीकरण है। अगला नंबर दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 7 पेंसिल हैं और 5 कलम हैं जिनका मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। जितना पूछेगा उतना ही मानेंगे। एक पेंसिल एक कलम का पूछा है, ये वाला प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। यह मानिए, माना एक पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, ₹x। एक पेंसिल का मान लिए x रुपया, तथा एक कलम का मूल्य कितना मान लें भाई, 2 चर में है, तो जब 2 चर में है तो x और y, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य x और y हम मान लिए। अब इनके बीच में रिलेशन दिया है, कितनी पेंसिल दिया है, 5 पेंसिल 7 कलम,
तो 5 पेंसिल 5x रुपए की, 7 कलम 7y रुपए की, और दोनों कितने रुपए के हो जाते हैं? तो दोनों 50 रुपए के हो जाते हैं। 5 पेंसिल 7 कलम कितने रुपए के? 50 रुपए के। ये बन गया समीकरण नंबर। दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे? 7 पेंसिल 5 कलम, 7 पेंसिल 5 कलम है, तो 7 पेंसिल और 5 कलम कितने की हैं? 46 रुपए की हैं। समीकरण बस बनाना था, समीकरण बना दिए, हल नहीं करना। उसमें लिखा समीकरण बनाइए, तो समीकरण बन गए पहला और दूसरा। अगला प्रश्न जो दूसरा प्रश्न है, वो दूसरा प्रश्न इन सूत्रों पर आधारित है। दूसरे प्रश्न में लिखा है a1 बटे a2, तो a1 बटे a2, b1 बटे b2, तो यहाँ b1 बटे b2, तथा c1 बटे c2, तो c1 बटे c2 की तुलना करके। तो इन्हीं सूत्रों की क्या करवाना है आपको? तुलना करवानी है और ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं, प्रतिच्छेदी हैं, समपाती हैं या समांतर हैं। ये आपको इन सूत्रों से तुलना करा के बताना है। तो तुलना कैसे करनी है एक सवाल बता के दिखा रहे हैं पहले नंबर में। 5x माइनस 4y प्लस 8, ये वाला हटा दें यहाँ से, इधर वाला। चलिए देखिएगा, समीकरण 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ये समीकरण 1 है। ध्यान से देखिएगा, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 कौन सा समीकरण है? एक समीकरण है। और दूसरा 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर दूसरा है। इसमें लिखा है a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना करके बताना है कि रेखाएं किस प्रकार की हैं। तो रेखाओं का प्रकार बताना है, रेखाओं का प्रकार आपको बताना है। तो उसके लिए 5 7 लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे 5 बटे 7, ये a1 है और ये a2 है, ये b1 है, माइनस 4 बटे 6, तो और यहाँ भी लिखे देना है 8 बटे माइनस 9। तो सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए कि ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? एक धनात्मक संख्या है, एक ऋणात्मक संख्या, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये किस प्रकार का सूत्र बनता है? तो ये बनता है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ये सूत्र किसके साथ जाता है? इसके साथ। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो किस प्रकार की रेखाएं हैं? तो इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। तो ये आ गया आपका रेखाओं का प्रकार। तो रेखाएं किस प्रकार की हैं? प्रतिच्छेदी हैं। अगर दूसरा सूत्र यहाँ सेट हो जाता, ये वाला सेट हो जाता सूत्र, तो लिखते रेखाएं समपाती हैं। तीसरा सूत्र आ जाता तो लिखते रेखाएं समांतर हैं। इस प्रकार से सूत्र में मान रख के a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 की तुलना करा के आप ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रकार की रेखाएं हैं। अब इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न, ये तो पहला प्रश्न हो गया, दूसरा कौन सा है? तुलना करके बताइए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। इसी में से देख लीजिए, अगला प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है। और मान लीजिए प्रश्न में लिखा हो कि बताइए कि ये समीकरण जो दो लिखे हैं ये संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत और असंगत के लिए इतना ही हल करना है जितना ये हल है। अब इस हल में आप यहाँ देखिए कि ये किस प्रकार का सूत्र है। तो पहले नंबर का सूत्र, पहले नंबर के सूत्र में यहाँ क्या लिखा हुआ है? संगत है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? संगत। यहाँ बगल में लिख दीजिए संगत। किस प्रकार के समीकरण युग्म हैं? तो लिखेंगे समीकरण युग्म संगत हैं। तो इसी में पता चल गया कि समीकरण युग्म किस प्रकार का है? संगत है। दो टाइप के प्रश्न हो गए, संगत असंगत वाले हो गए, रेखाएं प्रतिच्छेदी वाले हो गए। एक टाइप का बच रहा है कितने हल हैं। इसी में से आप फिर बताएंगे। अब इसमें मान लीजिए प्रश्न लिखा होता दिए गए समीकरण के कितने हल हैं, तो कितने हल हैं के लिए भी इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही दोनों समीकरण हल करने के बाद लास्ट तक हल करेंगे। रेखा वाला हो गया, संगत असंगत हो गया। अब इस सूत्र के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है। इस सूत्र के सामने लिखा हुआ है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल है तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो एक ही सवाल में 3 सवाल हो गए। कौन कौन से हुए? रेखा वाला हुआ, संगत असंगत वाला हुआ और अनेक हल अद्वितीय हल वाला सवाल हो गया।
दूसरा तीसरा चौथा प्रश्न समाप्त हो गए, 4 नंबर तक के प्रश्न आपके समाप्त हो गए एक ही प्रश्न से। अब आगे 5 नंबर आ रहा है, 5 नंबर इबारती प्रश्न है, 6वां और 7वां ये इबारती प्रश्न है। तो इसको मिटा के अब अगले नंबर पर किए देना है। मिटा देने वाला ये मिट गया। अगला प्रश्न, एक आयताकार बाग, देखिए एक आयताकार बाग है तो इसके लिए एक आयताकार बाग बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 नहीं 5वां है ये। एक आयताकार क्या बना लिए, एक आयताकार बाग बना लिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इसके लिए अगर हम चौड़ाई को कितना मान लें, यक्स मान लें, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 4 हो जाएगी। तो ये लंबाई से नहीं चौड़ाई से, किससे, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, चौड़ाई प्लस 4, चौड़ाई प्लस 4। और आप देखेंगे कि आयत में हमेशा लंबाई ही तो बड़ी होती है कि चौड़ाई बड़ी हो जाती है। आयत की लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है। छोटी भुजा पहले हम मान लिए, माना चौड़ाई बराबर यक्स, ये मान लिए, माना, हाँ कर देंगे, 2 चर में करना है तो अलग अलग मान लीजिए, माना चौड़ाई बराबर यक्स तथा लंबाई बराबर वाई। अगर 2 चर में करना है तो इसको क्रॉस लगाइए, इसको लंबाई बराबर कितना मान लीजिए, वाई। तो माना चौड़ाई बराबर यक्स तथा लंबाई बराबर वाई, 2 चर में किए दे रहे हैं। फिर दोनों में रिलेशन भी तो दिया है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ये वाली क्या है, अधिक है। तो जो अधिक रहती है उसमें नहीं जोड़ा जाता है। ये ऑलरेडी 4 मीटर अधिक है तो इस चौड़ाई वाला जो मान है उसमें क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे। तो लंबाई कितनी है हमारी, वाई है, चौड़ाई कितनी है, यक्स है। ये ऑलरेडी 4 मीटर क्या है, अधिक है। तो हम इसमें क्या कर दें, 4 जोड़ दें, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यक्स माइनस वाई बराबर -4, यक्स माइनस वाई बराबर -4 ही आएगा। ये बन जाएगा समीकरण नंबर। और आगे पढ़ें, अर्ध परिमाप 36 है तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अर्ध परिमाप 36, तो परिमाप होता है इसका 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप के लिए 2 हट जाएगा, 2 हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ लिखेंगे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 है। तो ये कौन सा समीकरण बन गया, दूसरा। दोनों समीकरण को हल करके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर ज्ञात करना है तो ज्ञात करेंगे, नहीं तो नहीं ज्ञात करेंगे, ज्ञात करेंगे। विमाएं ज्ञात कीजिए। अभी विधि नहीं पढ़ाई गई है लेकिन लग रही है, विलोपन विधि। वाई वाई कट जाएगा, 1 और 1 2 यक्स, 36 से 4 घटाएं कितना बचेगा, 32, 2 16 हम 32। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 16। यक्स बराबर 16। तो यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, ये है, तो इसमें यक्स का मान रखेंगे 16, 16 4 20, तो वाई बराबर 20। अरे 16 4 20 आ रहा है, वाई बराबर 20 आएगा। यहाँ देखो, यहाँ रख दो, यक्स की रख दो 16 और ये 4 जोड़ दो, तो 16 4 20, तो वाई बराबर 20। अतः आयत की विमाएं बराबर 20, 16। 20 16 क्यों ली गई, क्योंकि लंबाई 20 है और चौड़ाई उसकी 16 है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर दी गई। आया समझ में। अगर एक चर में जैसे कर रहे थे तो और छोटा हो जाता, तुरंत हो जाता। देखिए उसमें से भी किए दे रहे हैं। चौड़ाई कितनी है यक्स, लंबाई कितनी है यक्स प्लस 4, चौड़ाई लंबाई। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप में दोनों को जोड़ दें, यक्स प्लस 4 बराबर 36। 1 1 2 यक्स प्लस 4, तो 2 यक्स बराबर 36 और 36 से 4 घटाएं तो 32, 2 16 32, यक्स बराबर 16 और 16 4 30, 16 और 20। एक चर में आ जाता थोड़ा छोटा हो जाता सवाल, 2 चर में दिया तो 2 चर में करेंगे तो समीकरण बना के हल करेंगे तो समीकरण बना के बड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न, 2 रैखिक समीकरण दिया गया है 2 चरों में, ऐसी रैखिक समीकरण लिखे ताकि युग्म ज्यामितीय निरूपण ऐसा हो। एक समीकरण दिया और दूसरा समीकरण आपको अपने से बनाना है, और अपने से बना के उसमें यह बताना है कि अब रेखा प्रतिच्छेदी होगी, अब समांतर होगी और अब संपाती होगी। इसके लिए आपको अलग से समीकरण बनाना है। समीकरण एक नहीं, तमाम समीकरण आप बना सकते हैं।
हम सिर्फ एक एक ही बनाएंगे अभी इसमें। चलिए बनाते हैं फिर एक एक समीकरण। पहले जो समीकरण दिया है हम उसको नोट कर दें। तो दिया हुआ समीकरण 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये एक समीकरण दिया है, प्रश्न नंबर 6वें में एक समीकरण दिया है। अब दूसरा समीकरण हमें अपने से बनाना है। कब किसके लिए बनाना है, तो तीनों मान नीचे लिखे हैं कि प्रतिच्छेदी के लिए, समांतर के लिए और समपाती के लिए। तो पहला समीकरण बनाना है किसके लिए, प्रतिच्छेदी के लिए। दूसरा बनाना है समांतर के लिए और तीसरा बनाना है समपाती के लिए। तो वो प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी के लिए स्पष्ट हो गया कि a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के। तो 2x, तो 2x तो ऊपर लिखा ही है, चलिए हम नीचे कितना लिख दें, 3x लिख दें। यहाँ कितना लिख दिए, 3x लिख दिए, प्लस यहाँ अपने से बनाना है ना, तो ऐसी संख्या लिखनी है कि ये दोनों मान बराबर ना हो। तो दोनों मान बराबर ना करने के लिए इसको इसकी जगह में, इसको इसकी जगह में रख दीजिए। तो ऑलरेडी दोनों मान बराबर नहीं होंगे। जब दोनों मान बराबर नहीं होंगे तो कितना हो जाएगा, 3x + 2y माइनस का 8 की जगह कुछ भी लिख दीजिए बराबर 0। दूसरा समीकरण बन गया। ये दूसरा समीकरण और पहला समीकरण मिला दें तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाती हैं। देखिए कैसे, 2/3 और 3/2, 2/3 और 3/2 ये बराबर नहीं है। 2/3 और 3/2 ये बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी रहेंगी, तो हम कहेंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अपने से बना लिए। आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, ऐसी संख्या रखिएगा कि ये दोनों मान बराबर ना हो। दूसरा समांतर, समांतर के लिए दोनों मान बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ 2 लिखा है तो हम लिख दें यहाँ पे 2 ना लिखें, 4 लिख दें। कितना लिख दें, 4x + 3 दूनाई 6y, डबल कर दें तो 1/2 1/2 आ जाएगा। और -8 की जगह कुछ भी लिख दें, 5 लिख दें, 3 लिख दें, 2 लिख दें, 8 बस को छोड़कर कुछ भी लिख दें बराबर 0। तो यहाँ देखिए 2/4 बराबर है 3/2 के, बराबर नहीं है 8/5 के। तो ये कौन सा बना रहा है आपका, ये बन रहा है समांतर। तो इसमें रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। अपने से बना लिए हैं आप लोग। एक समीकरण और अपने से बना देना है जिसके लिए समपाती है। तो समपाती के लिए क्या करना है, या तो सेम टू सेम वही समीकरण लिख दीजिए। कहाँ पे, यहाँ पे ना, गुणा नहीं किए थे क्या, 3/6। हाँ, जब 3/6 करेंगे तभी आएगा। 3 1 कम 3, 3 दूनाई 6, 2 1 कम 2, 2 दूनाई 4, 8 5 से कोई मतलब नहीं है। अब आप इसमें आ जाइए तीसरे नंबर वाले में। या तो सेम टू सेम समीकरण रख दीजिए, जो समीकरण लिखा है वही रख दीजिए तो रेखा समपाती हो जाएंगी। वही नहीं रख रहे हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ 2 की जगह क्या कर दीजिए, 8x, 2 चौको 8, 3 चौको 12 और 8 चौको 32 बराबर। सेम टू सेम संख्या का गुणा करा के लिख दिए। इसका ये समीकरण दूसरा है, इसका ये समीकरण दूसरा है। इसके लिए देखें अगर तो 2/8 बराबर 3/12 बराबर 8/32। इनको सबको काट दें तो किसके बराबर आ जाता है, 1/4 के बराबर आ जाता है। तो ये क्या है, ये दोनों रेखाएं समपाती हैं। तीनों का मान किसके बराबर आ रहा है, 1/4 1/4 1/4 के बराबर है। तो रेखा क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी। एक समीकरण दिया था और तीनों के लिए दूसरा समीकरण आपको अपने मन से बना देना, तो बना दिया। अगला प्रश्न, त्रिभुज वाला आ गया। त्रिभुज वाला नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं इसको मिटा दें। नोट क्या करना है, सब दिमाग में डायरेक्ट सेट हो रहा है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न में है x - y + 1 बराबर 0। प्रश्न नंबर 7, x - y + 1 बराबर 0 ये समीकरण 1 है। और 3x + 2y, 3x + 2y - 12 = 0 नहीं है क्या, ये वाला सवाल है। का ग्राफ खींचिए, है ये का ग्राफ खींचिए, इसका ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निरूपण ज्ञात कीजिए। x अक्ष और इन
रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों, तो पहले मान तो ज्ञात कर लें, बाद में बनाएंगे ग्राफ। x माइनस वाई बराबर -1, 3x प्लस 2y बराबर 12। वैसे ये वाला सवाल अगले अभ्यास में देना चाहिए, जब विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि पढ़ा दें उसके बाद ये सवाल आए। अब ये पहले दे रहा है तो पहले सॉल्व कर रहे हैं। ऊपर वाले में 3 का गुणा करवा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3y बराबर -3, और ये कितना आ जाएगा, ना हल करें, डायरेक्ट कर दें। यदि x बराबर 0 तो y बराबर इतना, यदि y बराबर 0 तो x बराबर इतना, डायरेक्ट करना, डायरेक्ट में जल्दी आ जाएगा। कहीं x y का मान फालतू ज्ञात करें। देखिए ये समीकरण फर्स्ट है, यहाँ लिखे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिएगा भला समीकरण 1 से क्या करना है। हम लिखते हैं यदि x बराबर 0, तो इसमें x की जगह क्या रख दिए, 0। यदि x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर इसमें -1 आ जाएगा। अगर x बराबर 0 तो y का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और यदि एक बार यहाँ लिखते हैं यदि y बराबर 0, यदि y की जगह में हम यहाँ 0 कर दें तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर -1 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये पहली रेखा है, क्या है, पहली रेखा है। तो पहली रेखा के निर्देशांक क्या बनेंगे, अब बता रहे हैं ना ऐसे। अब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि x y का मान हमको चाहिए था, लेकिन इसमें एक शब्द और लिखा है, निर्देशांक। तो निर्देशांक अगर ज्ञात करेंगे तो x y के मान में तो 2 तो मान आएंगे, और निर्देशांक में तो ज्यादा मान आ रहे हैं ना, इसके निर्देशांक पहली रेखा के, फिर अभी दूसरी रेखा के भी निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो निर्देशांक में 0 1, 0 कामा -1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -1 कामा 0। यक्स का मान पहले लिखा जाता है, वाई का मान बाद में लिखा जाता है, क्योंकि भुज और कोटि होती है, भुज पहले कोटि बाद में। तो ये निर्देशांक किसके हो गए, फर्स्ट रेखा के। अब दूसरे में लिखे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करना है, फिर यहाँ लिखिए यदि x बराबर 0, इस समीकरण 2 में x का मान क्या कर दिए हम यहाँ 0। अगर x बराबर 0 कर दिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर 6 हो जाएगा। 6 क्यों हो जाएगा, y 12 उधर जाएगा और 2 छंगे 12, तो y बराबर 6। फिर यहाँ लिखिए यदि y बराबर 0, अगर y बराबर 0 करवा दें तो x बराबर 3 चौको 12, x बराबर 4 हो जाएगा। तो सेकंड निर्देशांक यानी सेकंड रेखा के जो निर्देशांक बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 कामा 6, और दूसरे में नहीं 4 कामा 0। पहले x का मान लिखा जाता है, x का, फिर y का मान लिखा जाता है। तो ये हो गए दोनों रेखाओं के निर्देशांक। इन निर्देशांकों को x अक्ष और y अक्ष में निरूपित करना है। तो x अक्ष और y अक्ष पहले हम बना ले रहे हैं दोनों का, चलिए बनाते हैं इसका भी x अक्ष और y अक्ष। ये x अक्ष और ये y अक्ष, x अक्ष बन गया और y अक्ष बन गया। मध्य बिंदु इसका क्या रहेगा, 0 0 0 0 O। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो पहली रेखा के जो निर्देशांक हैं वो देखिए क्या क्या हैं, 0 से -1 तक, यानी x में 0 y में -1, तो y में -1, तो ये बिंदु आएगा आपका 0 कामा -1, ये वाला बिंदु आ गया 0 कामा -1। फिर आगे -1 कामा 0, तो -1 कामा 0, तो -1 इधर -1 कामा 0, तो ये किसके निर्देशांक है, इस बिंदु का निर्देशांक है -1 कामा 0। दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगी, रेखा बन जाएगी। दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगी, एक तो रेखा बन जाएगी। ये दोनों को मिला दिए तो बन गई एक तो रेखा। दूसरे में आइए, दूसरे में लिखा हुआ है यदि x बराबर 0 y बराबर 6, तो 0 से 6 तक ले जाना है। तो 0 से 6, 0 x में 0 y में 6, 1 2 3 4 5 6, 0 कामा 6, आगे एक बिंदु 0 कामा 6। दूसरा 4 0, तो x में 4, 1 2 3 4, यहाँ 4 कामा 0। इन दोनों को मिला दीजिए, मिला दिए, कैसी रेखा बन गई। अब इसके बाद थोड़ा प्रश्न पढ़िए कि निर्देशांक त्रिभुज कौन सा हमको छायांकित करना है। एक त्रिभुज भी छायांकित करना है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष।
यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष नहीं आया। त्रिभुज ये रेखा मिल ही नहीं रही एक दूसरे से कहीं। एक बार यक्ष का मान फिर चेक कर लीजिए। यक्ष बराबर 0 तो y बराबर -1, y बराबर +1 आएगा। y बराबर यहाँ +1 आएगा। ध्यान से देखिए चाहे ये एक इधर -1 हो जाएगा, -y से -1 कट जाएगा तो y बराबर +1 आएगा। तो ये जो दूसरा निर्देशांक है यक्ष बराबर 0 है तो y बराबर +1, तो यहाँ अगर +1 आ रहा है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो 0 1 निर्देशांक बनेंगे इसके। कौन से बनेंगे? 0, 1। इसका निर्देशांक बनेगा, ये वाली रेखा क्या है गलत है, 0, 1 ये वाला बनेगा। 0 0 हटा दें यहाँ से तो लिखें 0, 1। ये एक निर्देशांक बनेगा 0, 1 और दूसरा बनेगा -1 0। दूसरा क्या बनेगा? -1 0। 0, 1 फिर गड़बड़ हो रहा है। रुक जाए, एक बार और मिला लेने दो। यदि यक्ष बराबर 0 तो y बराबर 1, यक्ष बराबर 0 तो y बराबर 1, तो 0 1 आ गया। और जब y बराबर 0 है तो x बराबर आएगा -1, तो 0 और 1 y में जाएगा। 0 और 1 कहाँ जाएगा? y में जाएगा। 0, 1 और ये आएगा 0, -1 यक्ष में -1, 0 इतना बनेगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, इन दोनों बिंदु इसको और इसको मिलाना है। ये मिला दी, अब जाके बन रहा है त्रिभुज। अभी तक त्रिभुज कहाँ बन रहा था, अब ये त्रिभुज बन रहा है। दोनों रेखाओं के कटान बिंदु, तो दोनों रेखाओं का कटान बिंदु ये और यक्ष अक्ष, तो यक्ष अक्ष ये, तो ये पूरा छायांकित कर देना है। इसको क्या कर देना है? छायांकित कर देना है। तथा उसके शीर्ष के निर्देशांक भी ज्ञात की, तो इसका हमको निर्देशांक भी ज्ञात करना है। देखिएगा 1 1 2 3, तो y वाले में कितना जा रहा है? 3। यक्ष में कितना जा रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 2 2 3, 2 3 जाएगा। इसी का ज्ञात करना है। ये तो दोनों निर्देशांक दिए हैं, इसका 4 0 है, इसका -1 0 है, तो ये शीर्ष है त्रिभुज का। इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? देखिए y में जा रहा है 1 2 3 नंबर तक, तो y में 3 आएगा। यक्ष में जा रहा है 1 और 2 के सामने, तो ये 2 2, 3 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ये इतना बड़ा सवाल रहेगा ये। ठीक, फाइनल हो गया ये वाला अभ्यास आपका समाप्त। अब आइए इसके आगे, प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि। अभी समय है ना? अरे तो 9:05 हुआ है अभी। एक तो प्रतिस्थापन विधि का सवाल किए दे रहे हैं, एक तो विलोपन विधि का सवाल किए दे रहे हैं। फिर इसके बाद ताकि कल ये अभ्यास समाप्त हो जाए, हो भी जाएगा। इबारती बाती प्रश्न बचेंगे, अब प्रतिस्थापन विलोपन के एक सवाल किए दे रहे हैं। करते हैं। बहुत जल्दी आप लोग थक जाते हैं, हम आए नहीं थकते हैं बस। देखिए, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। देखिए क्या लिख दिए यहाँ पे, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। अभी तो आप ये पहचान रहे थे कि इसका हल है कि हल नहीं है, कि कितने हल हैं। अब आगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां, 2 प्रकार की विधि यूज करेंगे। पहले नंबर में यूज करेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरे नंबर में यूज करेंगे विलोपन विधि। और दोनों के एक एक सवाल किए दे रहे हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि वाला और एक तो विलोपन विधि वाला। चलिए एक रैखिक समीकरण युग्म बोलिए और उस युग्म को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। किताब से देख के बोलिए, गलत नहीं। 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9। इसका कोई हल नहीं है, इस समीकरण का कोई हल नहीं है। समीकरण को हल करने से पहले आप a1/a2 b1/b2 से तुलना करा के देखेंगे जरूर कि इसका हल बन रहा है या फिर हल नहीं बन रहा। तो इसका हल नहीं बनेगा,
3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, 1 एक कम 1, 1/3, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9। अपरिमित रूप से अनेक हल है तो उसको नहीं हल किया जाएगा। तीनों मान बराबर बराबर आ रहे हैं तो अपरिमित रूप से कितने हैं? अनेक हल हैं। जब अपरिमित रूप से अनेक हल है तो सब कट जाएगा, x x कट जाएगा, y y कट जाएगा, मान मान कट जाएगा, तो ये सवाल सॉल्व नहीं किया जाएगा। उसमें आप लिख देंगे, उसमें लिखा जरूर है, लेकिन आप लोग यहाँ देख भी तो लीजिए। 1/9, 3 एक कम 3, 3 3 एक कम 3, 3 1/3, किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन से। चलो ठीक है, हाँ ठीक कर रहे हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 करें तो समीकरण 1 से यक्स का मान निकाल लेते हैं, तो यक्स बराबर आ जाएगा 3 + y/3। तो ये किसका मान आ गया? यक्स का मान आ गया। कहाँ पे किए हैं? समीकरण 1 से। यहाँ लिख दीजिए थोड़ा सा, समीकरण 1 से जब हम समीकरण 1 हल करेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा 3 + y/3 आ गया यक्स का मान। इसके बाद समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर, जब समीकरण 2 में यक्स का मान रखेंगे तो 9 और यक्स की जगह रखेंगे 3 + y/3 -3y बराबर कितना रखने? 9 रखने। 3 त्रिकाई 9 और 3 से 3 में गुणा करें तो 3 त्रिकाई 9 + 3 एक कम 3y -3y बराबर 9। कहाँ सॉल्व हुआ? बताओ, हल हुआ? नहीं हुआ। यह लिखा है नो, माना नहीं करते हो आप लोग। जब उसने लिखा है इसके, अब जब रेखाएं समांतर हों तब भी हल नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, उसके आगे लिख देंगे कोई हल नहीं है। और जब रेखाएं संपाती हो तो उसके आगे भी लिख देंगे हल नहीं करेंगे, नो। अब अगला बोलिए, 5x + 6y 110, ये बनेगा समीकरण नंबर 1। दूसरा बोलिए, दूसरा समीकरण बोलो, गलत ना करवाना, अपने मन से ना बोला, नहीं सॉल्व नहीं होगा, फिर बता दे रहा हूँ। हाँ 0.2x + 3y 1.3, ठीक है। आगे 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। ये देखिए, दो से समीकरण लिख लिए। इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले इसका दशमलव हटाइए। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? प्रत्येक पद में 10 से गुणा करने पर, जब देख भी रहे कि सब में बराबर बराबर स्थान पर ही दशमलव लगा हुआ है, एक एक अंक के पहले ही दशमलव लगा हुआ है, तो डायरेक्ट दशमलव हटा दीजिए। किसका? गुणे 10 करवा के 2x + 3y बराबर 13, 4x + 5y बराबर 23। अब ये नए समीकरण बन गए, पहला और दूसरा। इन समीकरणों को किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 ही हल किया जाता है। तो समीकरण 1 से 2x बराबर हो जाएगा 13 - 3y, तो x बराबर आएगा 13 - 3y/2। कौन सा समीकरण बन गया? ये 3rd नंबर का समीकरण बन गया। एक समीकरण सॉल्व हुआ। अब 2 में आइए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में क्या कर दें? यक्स का मान रख दें। तो समीकरण 2 ये लिखा हुआ है, 4 यक्स की जगह कितना लिखें? 13 - 3y/2, आगे प्लस का 5y बराबर। हल करें, 2 दूनाई 4, 13 दूनाई 26 और 2 तिहाई 6y प्लस बराबर 23। 6 5 घट जाएगा तो -1y बचेगा, यानी बचेगा माइनस का y। 26 से 23 घटेगा तो बचेगा -3। तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर 3 आ गया। y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में। पहले समीकरण 1 हल करेंगे, फिर समीकरण 2 हल करेंगे, फिर समीकरण 3 हल करेंगे।
यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 त्रिकाई 9 बटे में 2, 11 से 9 घटाओ 4, 4 बटे 2 दूना 4, तो x बराबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करेंगे तो x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो ये रहती है आपकी प्रतिस्थापन विधि। जितने भी सवाल आपको मिलेंगे अगर उसमें लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो प्रतिस्थापन विधि से ही उसको हल करना है। और यदि कोई विधि नहीं लिखी है तो जो विधि आपको आ जाए फिर उस विधि से हल करते हैं। अब एक तो सवाल देख लीजिए विलोपन विधि वाला। प्रतिस्थापन और विलोपन दो ही मतलब विधियां हैं जो आपको इसमें यूज करनी है, प्रतिस्थापन और विलोपन। चलो बोलो अच्छा एक सवाल। 2x प्लस वही वाला है बोल रहे हो? नहीं, दूसरा यही सेम टू सेम नहीं लेना है ना, दूसरा प्रश्न लेना है। 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2, ये लेना। इसमें से x y 2 2 काट दो, 2 2 काट दें तो आएगा x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, क्योंकि इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, 2 से 2 2 से 2 क्या कर दिए, काट दिए, तो 2 समीकरण बन गए। किस विधि से हल करना है? इसमें हमें हल करना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में या तो x x का गुणांक बराबर हो या फिर y y का गुणांक बराबर हो। जब गुणांक बराबर होते हैं तो चिन्ह बदल कर क्या कर दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है। तो इसमें देखिए इसमें x y है, इसमें 3x 4y है, तो क्यों ना समीकरण 2 में 3 का गुणा करा देते हैं। यहाँ लिखें समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3y बराबर 1, और ऊपर वाला लिखते हैं इसी प्रकार से 3x प्लस 4y बराबर 10। इन दोनों समीकरणों क्या करें, हल कर लें। हाँ कर दो, कर दिए, ध्यान दे रहे हो तुम बराबर। 3x माइनस 3y बराबर 3, 3x प्लस 4y बराबर 10, माइनस माइनस माइनस, अब ये कट जाएगा, कट गया, 4 3 7y माइनस का, और 10 से 3 घटाएंगे माइनस का 7, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर 7 से 7 कट जाएगा 1, y बराबर कितना आ गया 1। कितना सरल था। y का मान किसी भी एक संख्या 2 में रखेंगे, छोटा है ना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में मान रखेंगे तो y की जगह कितना रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 1, तो x बराबर 1 1 2। तो ये हो गया आपका विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, साथ में a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 की तुलना करा के जो आप मान ज्ञात किए थे, वो इतना सारा आज समाप्त हुआ। कल फिर पढ़ाएंगे आपको इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न में वैसे ही आएंगे, 3 कलम 5 पेंसिल का मूल्य, 5 गेंद 6 बैट का मूल्य, तो उनको बनाएंगे आप रैखिक समीकरण युग्म। फिर उन युग्मों को जिस विधि से आपको आ जाए, विलोपन से आ जाए तो विलोपन से कीजिए, और प्रतिस्थापन से आ जाए प्रतिस्थापन से। हमें तो विलोपन वाली बढ़िया लगती है, तो विलोपन वाली बढ़िया कर दीजिएगा। बाकी कल पढ़ते हैं।